लव स्टोरीज और हास्य व्यंग से भरी कहानियों की जबरदस्त कामयाबी के बाद आज मैं आपका कथावाचक दोस्त अमित खान एक थ्रिलर कहानी लेकर हाजिर हूं। कहानी का नाम है हत्यारे की तलाश। ये फ्रांसिस डिकोस्टा नाम के एक पुलिस ऑफिसर की कहानी है जो मार्गरेट नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके लिए उसकी पुलिस की ड्यूटी उसके प्यार से कहीं ज्यादा खास थी। एक बार कत्ल का एक ऐसा केस उसकी लाइफ में आया जिसने उसे बुरी तरह उलझा कर रख दिया। वह कातिल को जितना मूर्ख समझ रहा था वह उससे कहीं ज्यादा चालाक निकला। क्या कत्ल की उस इन्वेस्टिगेशन का असर फ्रांसिस डिकोस्टा की लव लाइफ पर भी पड़ा? आइए रहस्य के धागों में उलझी इस थ्रिलर कहानी के संसार में चलते हैं। ये फ्रांसिस डिकोस्टा नाम के एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की कहानी है जो गोवा पुलिस हेडक्वार्टर की क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर की पोस्ट पर था। फ्रांसिस डिकोस्टा अपनी जिंदगी में दो ही चीजों से बेहद प्यार करता था, एक अपनी पुलिस की नौकरी से और दूसरा मार्गरेट से। मार्गरेट जो उसकी जिंदगी थी, दोनों शादी करने का फैसला भी कर चुके थे। फ्रांसिस डिकोस्टा मार्गरेट से बेपनाह प्यार करता था और उतना ही शायद मार्गरेट भी उससे करती थी। एनीवे, एक बार फ्रांसिस डिकोस्टा की जिंदगी में एक ऐसा केस आया जिसने उसे बुरी तरह चौंका कर रख दिया, और वह केस न सिर्फ उसके पूरे पुलिस जीवन के लिए एक चौंका देने वाला अध्याय बना, बल्कि उसने मार्गरेट और फ्रांसिस की लव लाइफ को भी बुरी तरह हिलाकर रख दिया। हुआ यूं कि किसी ने एक औरत का मर्डर करके उसे डोनापाला बीच पर उस जगह दफन कर दिया जहां स्पेनी डिजाइन वाले ढलवा लाल छत के मकान बने हुए हैं। डोनापाला बीच गोवा की राजधानी पणजी से लगभग 7 किलोमीटर दूर है और यह बड़ा फेमस पिकनिक स्पॉट है। जिस दिन यह केस हुआ उसी दिन पुलिस को इस बात की खबर मिल गई कि वहां कोई लाश दफन है, लेकिन हत्यारा कोई बहुत अनाड़ी और नौसखिया किस्म का आदमी था। खून के धब्बे वहीं जमीन के आसपास फैले हुए थे, जिन्हें फ्लाइंग स्क्वाड दस्ते के एक पुलिस अधिकारी ने सुबह के वक्त देख लिया, और जब वह जगह खोदी तो वहां से एक आधी नंगी औरत की लाश बरामद हुई। उस औरत की लाश देखकर ऐसा लगता था कि कत्ल करने से पहले हत्यारे ने उसके साथ बलात्कार किया था और उसके शरीर को बुरी तरह नोचा खसोटा था। फिर किसी लंबे फल वाले चाकू से उसने उसकी हत्या कर दी थी। हत्या का वह केस कई मायनों में बड़ा अजीब था। दरअसल लाश के पास से ही पुलिस को एक पॉकेट पर्स और एक जेंट्स रिस्ट वॉच भी बरामद हुई। ये दोनों चीजें बिना शक हत्यारे की ही थीं और भूल से वहां रह गई थी। उन दोनों वस्तुओं से भी इस बात को और बल मिलता था कि हत्यारा सचमुच बिल्कुल अनाड़ी है, लेकिन पॉकेट पर्स में ऐसी कोई चीज बरामद नहीं हुई जिससे हत्यारे के बारे में कैसा भी कोई सबूत मिल पाता। हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक चाल चली। तब तक लाश बरामद होने की वह खबर डोनापाला बीच पर पुलिस के अलावा किसी को नहीं थी, इसलिए पुलिस ने चुपचाप लाश निकालकर वह जगह वापस बड़ी सफाई से उसी तरह बंद कर दी जैसे उसे छुआ भी न गया हो। पुलिस को पूरी उम्मीद थी कि हत्यारा रिस्ट वॉच और पॉकेट पर्स निकालने के लिए एक बार वो जगह जरूर खोदेगा और तभी पकड़ा जाएगा। वह केस फ्रांसिस डिकोस्टा को सौंपा गया और एक ऐसे मकान का भी बंदोबस्त किया गया जो मर्डर स्पॉट के बिल्कुल नजदीक था, और फ्रांसिस डिकोस्टा उस मकान में रहकर बड़ी सहूलियत से मर्डर स्पॉट पर नजर रख सकता था। फ्रांसिस डिकोस्टा उसी दिन मकान में शिफ्ट हो गया। मजे के लिए उसने मार्गरेट को भी फोन कर दिया कि वो भी वहां चली आए। मार्गरेट जॉब करती थी और एक प्राइवेट कंपनी में स्टेनो के पद पर कार्यरत थी। मार्गरेट का बॉस बहुत भला आदमी था। अगर मार्गरेट छुट्टियां कर लेती तो वह उसे बिल्कुल भी डांटता फटकारता नहीं था। वो हमेशा उससे खुश रहता। यही नहीं, उसने कभी उसकी छुट्टियों के पैसे भी नहीं काटे, हमेशा पूरी सैलरी दी। मार्गरेट में दो बहुत बड़ी खूबियां थीं। पहली खूबी तो उसमें यह थी कि वह औरत थी, खूबसूरत थी और भरपूर जवान थी। दूसरी खूबी यह थी कि मर्दों को कैसे काबू में किया जाता है यह उसे बखूबी मालूम था। फ्रांसिस डिकोस्टा भी उसे दिलो जान से चाहता था। शाम के लगभग 5:30 बजे के करीब मार्गरेट भी उस मकान में आ गई। उसे देखते फ्रांसिस डिकोस्टा खुश हो गया और उसने मार्गरेट को बाहों में भरकर उसका जबरदस्त चुंबन ले लिया। उसी रात से डिकोस्टा ने अपना काम शुरू कर दिया। उस मकान में एक खिड़की थी जो ठीक उस तरफ खुलती थी जिधर लाश दफनाई गई थी। फ्रांसिस डिकोस्टा ने उस खिड़की के पास एक कुर्सी डाली और साइलेंसर लगे रिवॉल्वर लेकर कुर्सी पर बैठ गया। अब उसे पूरी रात जागना था।
और इस बात का इंतजार करना था कि वो बेवकूफ हत्यारा कब आकर वो जगह खोदता है। मार्गरेट जाकर एक रूम में सो गई। वक्त यूं ही गुजरता रहा। फ्रांसिस डिकोस्टा को ऐसे बेवकूफ हत्यारों पर अक्सर बहुत खुंदक आती थी, जो खुद तो अपने फंसने का इंतजाम करते ही हैं, पुलिस के लिए भी खामाखा की मुश्किलें पैदा कर देते हैं। डिकोस्टा ने कुर्सी पर बैठे बैठे सिगरेट सुलगा ली और हत्यारे तथा केस के बारे में डिटेल में सोचने लगा। यह सीधा सीधा बलात्कार का केस था। किसी हवस के मारे नौजवान ने पहले तो उस औरत के साथ बलात्कार किया था और फिर इस खौफ से कि कहीं वह औरत उसके कुकर्म का पर्दाफाश न कर दे, उसने उसका मर्डर कर दिया। हत्यारा दरअसल अपराधी प्रवृत्ति का नहीं था। यह बात इसी से जाहिर थी कि वह अपनी 2 चीजें लाश के पास ही छोड़ गया था। वो कोई बहुत अनाड़ी किस्म का किलर था। वैसे भी भारतीय अपराधी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते। डिकोस्टा ने झुंझलाकर सोचा, उनका कोई भी अपराध योजनाबद्ध नहीं होता, न ही वह कोई भी अपराध करने से पहले ज्यादा सोचते विचारते हैं। इस संबंध में अमेरिकनों की प्रशंसा करनी होगी। वह जितने योजनाबद्ध और आधुनिक ढंग से अपराध करते हैं, वह सचमुच हैरान कर देने वाला होता है। ऐसे अपराधियों को पकड़ने का आनंद ही कुछ और है। फ्रांसिस अक्सर इस तरह की बातें सोचता था। काश फ्रांसिस डिकोस्टा ने गहरी लंबी सांस ली। उसे भी एक बार किसी ऐसे क्रिमिनल से टकराने का मौका मिले। ऐसे बेवकूफ अपराधियों के पीछे घूमना तो अपना कीमती समय और टैलेंट दोनों के साथ अन्याय करना है। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। आसमान पर अब गहरी कालिमा छा गई थी और असंख्य तारे झिलमिलाने लगे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी सुंदरी की काली चुनरी पर सितारे जगमग जगमग कर रहे हों। फ्रांसिस डिकोस्टा ने एक नई सिगरेट सुलगाई और वह फिर सोच में डूब गया। एक बात तो तय थी कि हत्यारे ने वह जगह रात में ही खोदनी थी, क्योंकि दिन में डोनापाला बीच पर पर्यटकों की इतनी आवाजाही रहती है कि उस भीड़ भरे आलम में वो जगह खोदना जानबूझकर अपनी मौत को दावत देना था। फ्रांसिस डिकोस्टा की वह रात यूं ही कुर्सी पर बैठे बैठे गुजरी। कोई व्यक्ति उस जगह के पास फटका भी नहीं, लेकिन डिकोस्टा इससे हताश नहीं हुआ। उसे पूरा यकीन था हत्यारा वहां जरूर आएगा और बहुत जल्द आएगा। अगले दिन डिकोस्टा ने उस मकान में एक नौकर और रख लिया। वह नेपाली था और उसका नाम लेक बहादुर तमंग था। लेक बहादुर तमंग खुद नौकरी मांगने आया था। डिकोस्टा ने यह सोचकर उसे नौकरी दे दी कि वह मार्गरेट के काम में थोड़ी हेल्प कर दिया करेगा। साथ ही उसने लेक बहादुर तमंग को यह आदेश भी दिया कि वह अपनी इस नौकरी को पक्की न समझे। किसी भी वक्त उसे नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। नेपाली ने इस बात पर कोई एतराज नहीं किया। अलबत्ता मार्गरेट जरूर डिकोस्टा के काम से नाखुश थी। भला ये भी कोई काम है? वह झुंझलाकर बोली, सारी रात जागो और बस मूर्खों की तरह वीरान सड़क को देखते रहो। डिकोस्टा शैतानी अंदाज में मुस्कुराया और उसने मार्गरेट के होंठों का एक चुंबन ले लिया। घबराती क्यों हो? दिन में तो मुझे आराम करने के बहुत मौके मिलेंगे। मार्गरेट भी मुस्कुरा दी, लेकिन वह मुस्कान खुशी से भरी नहीं थी। दूसरी पूरी रात भी फ्रांसिस डिकोस्टा बेवकूफ की तरह बैठा रहा, लेकिन वह हत्यारे के कदम नहीं पड़े। तुम्हें क्या उम्मीद है? मार्गरेट ने पूछा। वो हत्यारा यहां आएगा? वह जरूर आएगा, फ्रांसिस डिकोस्टा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला। जैसे उसे अपनी रिस्ट वॉच और पॉकेट पर्स की याद आएगी, वो यहां भागा चला आएगा। इसका मतलब तुम्हारा अनुमान यह है, मार्गरेट हंसकर बोली, कि अभी उसे अपने पॉकेट पर्स और रिस्ट वॉच की याद नहीं आई है। ऑफ कोर्स ऐसा ही हुआ है। मैं ये बात नहीं मानती, मार्गरेट ने कहा। ये दोनों चीजें बहुत ही कॉमन यूज की हैं और ऐसा नहीं हो सकता हत्यारा अभी तक उनकी गुमशुदगी से अनजान हो। देखो, डिकोस्टा बोला, ये सारी बातें परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। मुमकिन है हत्यारा किसी पर्सनल मुश्किल में उलझा हो और उसे मालूम भी चल गया हो कि उसकी वो दोनों चीजें गुम हैं, तब भी वो उन्हें अपने आसपास ही तलाश करने की कोशिश कर रहा हो। ये बात अभी उसके दिमाग में न कौंधी हो कि वे दोनों चीजें लाश के पास भी गिर सकती हैं। मार्गरेट कुछ भी कहो, मगर एक बात तो तय है। क्या? मार्गरेट ने बहुत गहरी निगाहों से फ्रांसिस डिकोस्टा की तरफ देखा। हत्यारा देर सवेर वह जगह जरूर आकर खोदेगा, फ्रांसिस डिकोस्टा बोला, जहां उसने लाश दफनाई है। तीसरी रात फ्रांसिस डिकोस्टा की आंखों में कामयाबी की हल्की सी चमक कौंधी। एक युवक जिसकी उम्र कोई 23-24 साल थी, रात के 8 बजे उनके मकान के सामने आकर टहलने लगा। वह बार बार उसी जगह को देख रहा था जहां लाश दफन की गई थी। वह युवक लगभग आधा घंटे तक उसी तरह इधर से उधर टहलता रहा और फिर चला गया।
चौथी रात भी वह युवक ठीक 8 बजते ही वहां आ गया और इधर से उधर टहलने लगा। डिकोस्टा ने दूरबीन लगाकर उसके चेहरे को देखा। वो बहुत बेचैन नजर आ रहा था। वो कभी कहीं देखता था, कभी कहीं। वह बार बार सिगरेट सुलगाता था, उन्हें बड़ी जल्दी जल्दी फूंकता था और फेंक देता था। उस रात भी वह युवक थोड़ी देर टहलने के बाद यूं ही चला गया। डिकोस्टा के दिमाग में शक के बादल गहराने लगे। जरूर वही हत्यारा युवक है। उसी ने पहले उस औरत के साथ बलात्कार किया और अब अपना पर्स तथा रिस्ट वॉच निकालने के लिए उस जगह को दोबारा खोदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए हत्यारे की तलाश कहानी का सेकंड और आखिरी पार्ट सुने। यानी वो महान इंसान जिसने खुद अपनी तकदीर मेहनत की कलम और संघर्ष की स्याही से लिखी, लेकिन मैं उसे पाना चाहता था संजय, कैसे भी, किसी भी कीमत पर।